सो हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th एंड 12th साइकोलॉजी। इस चैनल पर हम क्लास 12th की पूरी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 11th भी जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। सो इफ यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, दिस चैनल इज जस्ट फॉर यू। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टर्न ऑन योर बेल आइकन। इन वीडियोस में हम इन चैप्टर्स को बहुत शॉर्ट में और बहुत इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। पर इन वीडियोस को देखते टाइम आपके माइंड में एक फैक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये वीडियोस सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए हैं। आपको इन वीडियोस को देखने से पहले एक प्रायर नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए इस चैप्टर की। अगर आपको वो प्रायर नॉलेज नहीं है और आपने ये वीडियो नहीं देखी जो आपको आई आइकन में दिख रही है, सो मेक श्योर टू वॉच दिस बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर नंबर 2, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का सबसे पहला टॉपिक है पर्सनल आइडेंटिटी। क्या होती है हमारी पर्सनल आइडेंटिटी? हमारी पर्सनल आइडेंटिटी में वो सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं जो हमें बाकियों से अलग बनाते हैं। जैसे कि आपका नाम आपको बाकियों से अलग बनाता है। इससे बिल्कुल अपोजिट एक कॉन्सेप्ट होता है सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी में ऐसे सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं जो हमें बाकियों से लिंक करवाते हैं, रिलेट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी कास्ट, जैसे आई एम नितिन शर्मा, माई नेम नितिन, दैट एट्रीब्यूट कम्स इन पर्सनल आइडेंटिटी। एंड माई सरनेम, जो कि मेरी कास्ट है, मेरा शर्मा, दैट विल कम अंडर सोशल आइडेंटिटी। उसके बाद सेल्फ क्या होता है? सेल्फ का मतलब है द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स थॉट, फीलिंग्स, इमोशन, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस विद रिगार्ड टू हिमसेल्फ और सेल्फ। यानी कि मेरी खुद के बारे में जो भी मेरे थॉट्स हैं, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, वही मेरा सेल्फ है, वही मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाएगा। अब ये सेल्फ एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है और सेल्फ एज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम खुद को एक एक्टर की तरह परसीव करते हैं, उस टाइम पर हम सेल्फ को एज सब्जेक्ट देख रहे होते हैं, जो कुछ कर रहा है, जो कुछ जान रहा है, जो एक एक्टर है, जो एक नोअर है। और सेल्फ एज ऑब्जेक्ट तब होता है जब हम अपने आप को ऐसे कंसीडर करें कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, जब हम एक कॉन्सिक्वेंस होते हैं और हम एक नोन होते हैं। हम मतलब हमें जाना जा रहा होता है, हम जान नहीं रहे होते, हमें जाना जा रहा होता है। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेल्फ, कितने तरह के हो सकते हैं ये सेल्फ? तो एक होता है हमारा पर्सनल सेल्फ और एक होता है हमारा सोशल सेल्फ। तो मेरे वो सारे आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस जो कि प्राइमरली मेरे खुद से रिलेटेड हैं, जैसे कि मेरी पर्सनल फ्रीडम, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब चीज़ें आएंगी मेरे पर्सनल सेल्फ के टॉपिक के अंदर। और जो सारी चीज़ें सोसाइटी के साथ ही एमर्ज होकर डेवलप होती हैं, जैसे कि मेरी कॉपरेशन, मेरी सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस अबाउट यूनिटी, ये सब चीज़ें आएंगी मेरे सोशल सेल्फ वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। उसके बाद कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं सेल्फ के। तो सबसे पहले इसमें हमने समझना है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर वही सारी बातें हैं जो हमने सेल्फ वाले टॉपिक के अंदर समझी हैं। टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स थॉट, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, इमोशंस एटसेट्रा, ये सब चीज़ें ही हमारा खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाती हैं। हम कितना खुद को कैपेबल समझते हैं, क्या हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, यही सब चीज़ें हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होती हैं। उसके बाद सेल्फ एस्टीम क्या होती है? सेल्फ एस्टीम का मतलब हमारी खुद के बारे में खुद की जजमेंट क्या है, हम कितनी खुद की वर्थ समझते हैं, वो हमारी सेल्फ एस्टीम होती है। उसके बाद हमारी सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी एक ऐसा टॉपिक है जो हमें ये बताता है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल कितना हम समझते हैं कि हमारे खुद के हाथ में है और कितना हमारे फेट या फिर फॉर्च्यून के हाथ में है। कि आपकी लाइफ आप खुद कंट्रोल करते हैं या फिर वो फॉर्च्यून पर डिपेंड है, फेट पर डिपेंड है, लक पर डिपेंड है। ये कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ एफिकेसी के अंदर। उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं खुद को, उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं, इनको यूज़ करके बेसिकली हम खुद को कंट्रोल करते हैं और इसे कहा जाता है सेल्फ रेगुलेशन। उसके बाद कैसे हमारा कल्चर रिलेट है सेल्फ से। कल्चर हर जगह होता है तो ऑफकोर्स हमारे सेल्फ को भी कल्चर बहुत हद तक इम्पैक्ट डालता है। एक होता है हमारा वेस्टर्न व्यू और एक होता है हमारा इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ। इंडियन व्यू बेसिकली बहुत इंटेग्रल वे में बिलीव रखता है कि हम एक क्लियर डाइकॉटमीज यहाँ पर नहीं होती हैं सेट, क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती हमारी, हम अपनी सोसाइटी से अलग नहीं होते हैं। इंटेग्रल सी फीलिंग की बात करता है ये इंडियन व्यू। और वेस्टर्न व्यू में हमारी बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज हैं, हम अपनी सोसाइटी से बहुत अलग होते हैं। और ये जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये बेसिक फ़र्क है वेस्टर्न व्यू में और इंडियन व्यू में सेल्फ के बारे में। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है? हमारी पर्सनैलिटी बेसिकली, ये पर्सोना वर्ड से निकलकर ये टर्म आई है पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी होती है हमारे कुछ ऐसे एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स जो कि रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, वो होती है हमारी पर्सनैलिटी।
उसके बाद हमने कुछ अप्रोचेस समझनी है पर्सनैलिटी की, कि कैसे कैसे पर्सनैलिटी को अप्रोच किया गया है, कैसे कैसे हम पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। तो सबसे पहली अप्रोच है हमारी टाइप अप्रोच। इसके अंदर ये 5 थ्योरीज आती हैं जिन्हें हमने समझना है। तो सबसे पहली थ्योरी हिपोक्रेट्स की थ्योरी है। इन्होंने ये कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, उनके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। मतलब या तो हमारी पर्सनैलिटी सैंग्विन होगी, यानी कि हम केयर फ्री टाइप के रहेंगे, या फिर हमारी पर्सनैलिटी फ्लेगमेटिक होगी, यानी कि हम काम और प्राइवेट लाइफ में बिलीव रखने वाले टाइप होंगे, या फिर हमारी पर्सनैलिटी मेलनकॉलिक होगी, जिसके अंदर इंट्रोवर्ट्स आते हैं, ऐसे लोग, और या फिर हमारी क्लोरिक पर्सनैलिटी होगी, जिसके अंदर मतलब हम शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। इन्हीं चारों में से कोई एक हमारी पर्सनैलिटी हो सकती है, ये कहा था हिपोक्रेट्स ने। और इनका बेसिस था हमारी बॉडी के अंदर चल रहे 4 फ्लूइड्स या फिर ह्यूमर्स। उसके बाद हमने एक इंडियन थ्योरी समझनी है जो कि आयुर्वेदा की चरक संहिता ने हमें दी है। बेसिकली चरक संहिता ने हमारी पर्सनैलिटी को इन 2 तरह के ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहले त्रिगुणा। त्रिगुण के अंदर बेसिकली हमारे 3 गुणों की बात करी गई है कि या तो हमारे अंदर सत्वा वाला फैक्टर ज़्यादा हो सकता है, या राजस या तामस। और ऐसे ही एक त्रिदोष इन्होंने हमें बताया कि हमारी सबके अंदर कुछ 3 दोष होते हैं, त्रिदोष होते हैं, जो कि होते हैं वात, पित्त और कफ, जिन्हें इंग्लिश में वाता, पिता और कफा लिखा जाता है। तो इस तरह से बेसिकली चरक संहिता ने इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज में हमारी पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है। उसके बाद एक थ्योरी शेल्डन ने दी। शेल्डन की इस थ्योरी का बेसिस था हमारी बॉडी टाइप और हमारा टेम्परामेंट, यानी कि हमारी बॉडी टाइप के हिसाब से भी हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड हो सकती है, ये बोला था शेल्डन ने। अगर हम फैट, राउंड, सॉफ्ट और ज़्यादा आउटस्पोकन, ज़्यादा सोशिएबल टाइप के हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी होगी एंडोमॉर्फिक। अगर हम बिल्कुल इससे अपोजिट हैं, थिन, लॉन्ग और इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी होगी एक्टोमॉर्फिक। और अगर हम इनके बीच में कहीं आते हैं, हम एडवेंचरस हैं, हमें हमारी बॉडी टाइप जो है वो मस्कुलाइन है बहुत, तो हमारी पर्सनैलिटी होगी मेसोमॉर्फिक। उसके बाद अगली थ्योरी कार्ल जंग की है, जिन्होंने एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रावर्जन के बेसिस पर हमारी पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है। अगर हम शाय हैं, हम रिजर्व्ड रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हमारी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट्स में आएगी। अगर हम सोशिएबल हैं, आउटगोइंग है, तो हमें एक्स्ट्रावर्ट्स माना जाएगा अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। उसके बाद फ्राइडमैन और रोजनमैन ने हमारी पर्सनैलिटी के लिए ये 4 तरह के हमें डिवीजन दिए हैं: टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। जो टाइप ए पर्सनैलिटी के होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके सर पे है पूरी दुनिया की। और टाइप बी पर्सनैलिटी उससे बिल्कुल अपोजिट होती है, बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं और बहुत लो मोटिवेटेड से रहते हैं। टाइप सी पर्सनैलिटी में हमें यह बताया गया था कि ये प्रोन टू कैंसर होती है, और टाइप डी पर्सनैलिटी प्रोन टू डिप्रेशन होती है। प्रोन का मतलब कि लाइकलीहुड उस चीज़ के होने का। तो ये थ्योरी हमें बताई फ्राइडमैन और रोजनमैन ने। तो ये 5 थ्योरीज थी जो हमने पढ़ी टाइप अप्रोच के अंदर। अब दूसरी हमारी अप्रोच है ट्रेट अप्रोच। तो ट्रेट अप्रोच के अंदर ये 3 मेन हमें थ्योरीज पढ़नी है। सबसे पहली थ्योरी थी ऑलपर्ट की ट्रेट थ्योरी। इसके अंदर हमें 3 तरह के ट्रेट्स बताए गए थे। एक होते हैं हमारे कार्डिनल ट्रेट, जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। उसके बाद सेंट्रल ट्रेट, जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। और सेकेंडरी ट्रेट्स हमारी सिर्फ प्रेफरेंसेज होती हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है या ये अच्छा नहीं लगता। उसके बाद कैटल की पर्सनैलिटी फैक्टर्स थ्योरी। इसमें हमें सोर्स और सरफेस ट्रेट्स के बारे में बताया गया था। सोर्स ट्रेट्स हमारे कुछ मेन ट्रेट्स होते हैं, और जब वो ट्रेट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब हमारे सरफेस ट्रेट्स निकल के आते हैं, जो कि हमें विजिबल होते हैं, जो दिखते हैं सामने। उसके बाद आइसिंक ने अपनी थ्योरी में हमें 3 मेन डायमेंशंस बताई थी पर्सनैलिटी की। मतलब या तो हम न्यूरोटिक हो सकते हैं, या हम इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं, या हम एक्स्ट्रावर्ट हो सकते हैं, या हम इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या हम साइकोटिक हो सकते हैं, या फिर हम सोशिएबल हो सकते हैं। ये 3 थ्योरीज थी हमारी ट्रेट अप्रोच के अंदर। उसके बाद हमने समझनी है साइकोडायनामिक अप्रोच। साइकोडायनामिक अप्रोच हमें सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और इस अप्रोच के अंदर हमने ये 4 मेन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले उन्होंने हमें डिवीजन ऑफ माइंड के बारे में बताया था कि हमारा माइंड 3 तरह के डिवीजन में डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारा अनकॉन्शियस माइंड, फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एंड देन हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है। डिवीजन ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर इड, ईगो और सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि हमारी इड हमारा प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो हमारी रियलिटी प्रिंसिपल, और सुपर ईगो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स पर काम करती है। उसके बाद हमने डिफेंस मैकेनिज्म समझा था। डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी करती है अपने आप ही खुद की सेफ्टी के लिए, जब हम डिस्टॉर्ट करने लग जाएं रियलिटी को, वो होते हैं हमारे सारे डिफेंस मैकेनिज्म। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो कि आपको अपनी स्किन के ऊपर दिख रहे हैं: रिप्रेशन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन एंड प्रोजेक्शन। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड ने हमें दी थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि कैसे हमारी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले हमारी ओरल स्टेज होती है, फिर एनल स्टेज होती है, फिर फेलिक स्टेज, देन लेटेंसी, एंड देन फाइनली जेनिटल स्टेज।
अब हमने समझनी है कुछ पोस्ट फ्रीडियन अप्रोचेज। फ्रीड के साथ कुछ लोगों ने काम किया था, फिर उन्होंने अलग से अपनी अप्रोचेज दी थी। तो सबसे पहले थे उनमें से कार्ल जंग। कार्ल जंग ने हमें थ्योरी बताई थी एम्स और एस्पिरेशंस की। उन्होंने हमें बोला था कि हमारे एम्स और एस्पिरेशंस भी हमारी पर्सनैलिटी को ड्राइव करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को बनने में हेल्प करते हैं। उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करी थी और आर्कीटाइप्स की बात करी थी। उसके बाद कैरन हॉर्नी की थ्योरी थी, जिन्होंने हमें ऑप्टिमिज्म के बारे में बताया था, इक्वालिटी के बारे में बताया था, और इन्होंने हमें बताया था कि वुमेन ज़्यादा अफेक्ट होती हैं नेचर और नर्चर से देन मैन। इन्होंने हमें बताया कि कैसे हमारे डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हमारी पर्सनैलिटी को बनने में हेल्प करते हैं। इन्होंने हमें बेसिक एंग्जाइटी के बारे में भी बताया था। देन एल्फ्रेड एडलर ने लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट की थ्योरी दी। इसमें इन्होंने बात करी थी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की, कि हर इंडिविजुअल का बिहेवियर गोल डायरेक्टेड होता है और कैसे हमारे गोल्स हमारी पर्सनैलिटी को बनने में हेल्प करते हैं। ये बात हमें एल्फ्रेड एडलर ने बताई थी। इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी की भी बात करी थी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हमें बताया था। उसके बाद एरिक फर्म ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिनको उन्होंने नाम दिया द ह्यूमन कंसर्न्स। इसके अंदर उन्होंने हमें बताया था कि एक ह्यूमन हमेशा एक सोशल बीइंग होता है। हम एक ह्यूमन बीइंग के साथ साथ सोशल बीइंग्स भी हैं। हमारी पर्सनैलिटी हमेशा ही लोगों के साथ इंटरेक्ट करके ही डेवलप होती है। उसके बाद एरिक एरिक्सन ने हमें बताई थी सर्च फॉर आइडेंटिटी। सर्च फॉर आइडेंटिटी थ्योरी में उन्होंने हमें आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताया था और ये बताया था कि पर्सनैलिटी की बनना, हमारी डेवलपमेंट, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम हमेशा ही अपनी आइडेंटिटी के बारे में सर्च करते ही रहते हैं और उसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। अगर हमें वो अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है, हम उसे डिसाइड कर लेते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छे से फॉर्म हो जाती है। अगर ये नहीं होता तो हमें आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा। तो ये 5 थ्योरीज थी पोस्ट फ्रीडियन अप्रोच के अंदर। उसके बाद हमने ये 3 अप्रोचेस और समझनी है पर्सनैलिटी की। तो सबसे पहले बिहेवियरल अप्रोच क्या मानती है पर्सनैलिटी के बारे में। बिहेवियरल अप्रोच का इतना सा मानना है कि बिहेवियर हमारी पर्सनैलिटी सिर्फ वही है जो हमें दिखता है, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि हमारे रिस्पॉन्सेस। जिस भी तरह से हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, हम किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी है। ये कोर बिलीफ था बिहेवियरल अप्रोच का। उसके बाद कल्चरल अप्रोच का ये मानना है कि जो भी हमारी इकोलॉजी की, जो भी हमारे एनवायरनमेंट की, जो भी हमारे कल्चर की डिमांड्स होती हैं, उसके हिसाब से हम अपने बिहेवियर को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी सोच को बदल लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं और वैसी ही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। ये कोर बिलीफ है कल्चरल अप्रोच का। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये मानती है कि हम हमेशा ही एक फुली फंक्शनिंग पर्सन बनना चाहते हैं। हम हमेशा ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहते हैं और यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारी पर्सनैलिटी के लिए एक ड्राइविंग फोर्स बनता है। हमारी पर्सनैलिटी इसी तरह से डेवलप होती है कि हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बन सकें। ये कोर बिलीव था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का। उसके बाद हमें एक लास्ट टॉपिक समझना है जो कि है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम पर्सनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये 4 मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। सबसे पहले हम किसी के ऊपर साइकोमेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो सारे टेस्ट आते हैं इसके अंदर कोई भी मैट्रिक होती है। मैट्रिक मतलब कोई भी सिंबल्स का यूज होता है जिन भी टेस्ट के अंदर, वो सारे टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। सेल्फ रिपोर्ट में वो सारे टेस्ट आते हैं जिसमें हम खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे हमारा MPI, कोई भी पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जिसमें हम खुद के बारे में बताते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं इस सिचुएशन में ये करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीजें आती हैं हमारी सेल्फ रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर वो सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं जिसमें हमें कोई ना कोई फिगर दिखाई जाती है, कोई पिक्चर कुछ हमें शो करी जाती है, उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि इससे आपको क्या दिख रहा है। इसका एग्जांपल है रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट। या फिर मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करूँ और मैं आपसे पूछूं कि इससे आपको क्या समझ आ रहा है, तो ये एग्जांपल है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का। उसके बाद एक लास्ट तरीका होता है बिहेवियरल एनालिसिस। हम किसी के बिहेवियर को एनालाइज करके भी उसकी पर्सनैलिटी का पता कर सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू लेके किसी को ऑब्जर्व करके, या फिर बिहेवियरल रेटिंग्स करके, या नॉमिनेशन करवा के। नॉमिनेशन मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपनी क्लास में लीडर चूज करना है तो आप किसको नॉमिनेट करोगे, उससे भी हमें उस पर्सन की पर्सनैलिटी का पता चलेगा। अगर मैं बिहेवियरल रेटिंग कहूँ कि आप फ्रेंडशिप में अपने इस फ्रेंड को कितना रेट करोगे 1 to 10 के बीच में, ये भी एक बिहेवियरल एनालिसिस है। उसके बाद एक सिचुएशनल टेस्ट मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर मैं आपको ऐसी सिचुएशन दूँ तो आप इसमें क्या एक्ट करोगे, उससे भी मेरे को आपकी पर्सनैलिटी पता चल सकती है। तो ये सब चीज़ें आती हैं बिहेवियरल एनालिसिस के अंदर। तो ये 4 तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं और ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।
और इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो so please like it and share your valuable views in the comment section. I will see you in the next video of our revision series. Until then, don't forget to hit the subscribe button and turn on your bell icon. Thank you so much for watching.